So, hello everyone. Good afternoon all of you. Welcome to Replicon Academy. कल हम लोगों ने स्टोमस के बारे में बात करी थी. स्टोमस के जितने जठर रस के स्रावण करने वाली ग्लैंड के बारे में पढ़ा था. उसके बारे में जाइमोजन और पेप्टिक, भीति, पेराइटल, बहुत सारी सेल के बारे में पढ़ा. उनसे सिक्रेटरी जो पेप्सिनोजन है, लाइपेज है, उनके फंक्शन के बारे में पढ़ा. तो आज हम लीवर के बारे में बात करने वाले हैं एंड पैनक्रियाज के बारे में बात करेंगे. लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है. सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं है, पाचक ग्रंथि है. क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी ग्रंथि तो कौन सी है? थायराइड ग्लैंड है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है. बट पाचक ग्रंथि की बारे में बात आए तो फिर सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? लीवर. तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? लीवर. यानी यकृत. कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें देख लेते हैं सबसे पहले कि यकृत है उसकी पोजीशन क्या होती है. तो मेनली यकृत है यकृत की साइड इस साइड होती है. जैसे कि ये आहार नाल है, ये स्टोमस है, राइट. तो यहाँ पे लीवर प्रेजेंट होता है. तो ये किस साइड हुआ? ये राइट साइड में हुआ. और ये वाली कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड. तो ये उधर हुआ कि किस साइड में है? राइट साइड में. राइट साइड में प्रेजेंट होगा. यानी इसकी लोकेशन हो गई. और यकृत है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है. यानी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि. इसका मतलब इसका वेट लिख देते हैं. एनसीईआरटी बोलती है 1.2 से 1.5 किलोग्राम और रेफरेंस बुक बोलती है लगभग 2 kg. यानी इसका वेट होता है, राइट. ओके. अब यकृत है वो दो असमान भागों में बंटी होती है. असमान भागों का मतलब ये है, ये लीवर है, ये लीवर इस टाइप से डिवाइड होती है. ये इसका ऊपरी लेफ्ट वाला पार्ट है, ये नीचे वाला राइट पार्ट है. यानी मैं लिख सकता हूं यहां पे कि यकृत दो असमान भाग कौन कौन से? राइट एंड लेफ्ट में विभाजित होता है. यस या नो? दिस इज लीवर. राइट पार्ट है वो कंपैरिजन टू लेफ्ट से क्या होता है? बड़ा होता है. और ये जो बीच से इन दोनों को संयोजित करके रख रही है, इसको हम बोलते हैं फैल्सिफोरम लिगामेंट. फैल्सिफेरम लिगामेंट. फैल्सिफेरम लिगामेंट क्या है? लेफ्ट और राइट जो दो पार्ट है उन दोनों को संयोजित करके रखती है. ठीक है. अब ये जो लोब्यूल्स है, ये दोनों ही पार्ट में से जो, ये क्या है भाई? दोनों पार्ट में से बड़ा कौन सा है? राइट वाला भाग है वो कौन क्या है? बड़ा है. और जो लेफ्ट वाला है वो छोटा है. और दोनों को जोड़ के कौन रख रहा है? लिगामेंट. कौन सा? फैल्सिफेरम लिगामेंट के द्वारा लेफ्ट और राइट दोनों ही पार्ट आपस में जुड़े हुए होते हैं. ठीक है.
अब जो ये दोनों भाग है इनमें क्या प्रेजेंट होती हैं, यकृत की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है। अगर मैं बात करूं कि यकृत है वो वास्तव में किससे मिलकर बनी होती है, तो यकृत की संरचनात्मक इकाई क्या है, इसको बोलते हैं यकृत पालिका। हेपेटिक लोब्यूल्स, राइट। ये किस टाइप से होती है, जैसे राइट वाला तो बड़ा पार्ट है, तो इसमें ये हेपेटिक लोब्यूल्स पाई जाती हैं करीबन इस तरीके से, और लेफ्ट में भी इस तरीके से। राइट के अंदर जो हेपेटिक लोब्यूल्स है वो कंपैरिजन टू लेफ्ट से ज़्यादा प्रेजेंट होती है, इसीलिए तो ये राइट वाला भाग क्या है, बड़ा है। और यकृत पालिका है, उसके भीतर क्या प्रेजेंट होते हैं, उसके भीतर जैसे ये यकृत पालिका है, इस यकृत पालिका के भीतर हेपेटोसाइट सेल होती है इस तरीके से। कौन सी सेल होती है, हेपेटोसाइट सेल। और ये रज्जु से क्या होती हैं, रज्जु का कार्य करती है, यानी कि कनेक्शन का काम करेगी ये। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो क्या है, ये तो है हेपेटिक लोब्यूल्स, यानी मैं ये लिख सकता हूं कि ये क्या है, हेपेटिक लोब्यूल्स। और उसके अंदर क्या है, हेपेटोसाइट सेल। लेकिन जो हेपेटिक लोब्यूल्स है, उस हेपेटिक लोब्यूल्स को जो घेर के रखती हैं, यानी आच्छादित रखने वाली जो आवरण है वो क्या है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये है क्या, हेपेटिक लोब्यूल्स। और उसके भीतर ये कलर चेंज, ये क्या है, यहाँ इस तरीके से हेपेटिक सेल प्रेजेंट होती हैं, हेपेटोसाइट्स। और इसके ऊपर एक आवरण होता है ऐसे, और इस आवरण को क्या बोलते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल। कैप्सूल। और ये क्या है, ये है हेपेटिक लोब्यूल्स। और ये अंदर क्या है, हेपेटोसाइट सेल, राइट। ये हो गई यकृत की स्ट्रक्चरल यूनिट। क्या है यकृत की स्ट्रक्चरल यूनिट, यकृत पालिका, यानी हेपेटिक लोब्यूल्स, राइट। अब मेनली जो यकृत है, उस यकृत का जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये इस टाइप से होती है। और नीचे वाला कौन सा भाग था, ये राइट है। अब राइट भाग है, राइट भाग के नीचे यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, पित्ताशय। ये यहां पे इस तरीके से क्या पाया जाता है, ये है गॉल ब्लैडर। यानी पित्ताशय। और पित्ताशय क्या काम करता है, जो पित्त रस है उसका संग्रहण करता है, राइट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मेनली जो यकृत है उसका काम क्या होता है, काम के बारे में बात करेंगे, यानी यकृत के कार्य। यकृत के कार्य। सबसे पहला काम यकृत का क्या होता है,
यानी प्रमुख काम। पित्त रस का निर्माण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, ये पित्ताशय हैं, तो पित्ताशय क्या करता है? वसा का इमल्सिफिकेशन करता है। लेकिन वसा का इमल्सिफिकेशन करें तो यहाँ से पित्ताशय से पित्त रस आता है, यस या नो? लेकिन पित्त रस वास्तव में निर्माण पित्ताशय के अंदर नहीं होता है। यानी जो गॉल ब्लेडर है वो बाइल जूस का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो बाइल जूस का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? निर्माण कहाँ पे हो रहा है? उसका निर्माण यकृत में हो रहा है। यानी पित्त रस का निर्माण है वो मेनली कहाँ पे होता है? यकृत में। और यही यकृत का महत्वपूर्ण और प्रमुख काम होता है। तो पित्त रस का निर्माण कहाँ पे हो रहा है? यकृत के अंदर। अब पित्त रस है, उसका हमें केमिकल कंपोजिशन देखना पड़ेगा कि वास्तव में पित्त रस है उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, क्या क्या केमिकल कंपोजिशन है, उसका रासायनिक संगठन क्या होता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। केमिकल कंपोजिशन किसका? पित्त रस का। और पित्त रस को क्या बोलते हैं? बाइल जूस। ठीक है, सबसे पहली बात इसमें क्या प्रेजेंट होगा? वाटर प्रेजेंट होगा। तो यहां पे लिख देते हैं कि जो बाइल जूस है, बाइल जूस के अंदर क्या होगा? वाटर प्रेजेंट होगा। यानी लगभग 98% वाटर प्रेजेंट होगा, नंबर 1। सेकेंड, इसके अंदर बाइल साल्ट यानी पित्त लवण पाए जाएंगे, पित्त लवण। और पित्त लवण कौन कौन से होते हैं? या तो सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम ग्लाइकोलेट, यस या नो? और उसके साथ में आप लिख सकते हैं टेरोकोलेट भी पाया जाता है। ठीक है, ये तो इसका क्या हो गया? पित्त लवण है, यानी बाइल साल्ट है, वो बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और क्या क्या प्रेजेंट होते हैं इसके साथ में? इसके साथ में बाइल पिगमेंट होते हैं, यानी पित्त वर्णक। पित्त वर्णक यानी कि अगर बाइल पिगमेंट है वो कहीं पे इकट्ठा हो रहा है, इसी वजह से हमारे शरीर की जो त्वचा है, नाखून है, वो पीले पड़ जाते हैं, राइट? यानी पीलिया होता है ना, पीलिया, वो इसी वजह से होता है। तो बाइल पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? बाइल पिगमेंट होते हैं मेनली या तो विलिवर्डिन या विलिरुबिन। तो या विलिवर्डिन या विलिरुबिन। अब जो विलिवर्डिन है वो तो कैसा कलर देता है? येलो। और विलिरुबिन है वो कैसा देता है? ग्रीन। और अगर मान ये किस में प्रेजेंट होता है? बाइल जूस के अंदर। तो बाइल जूस है वो कहाँ से सिक्रेट हो रहा होता है? वो यकृत से हो रहा है। और उसका संग्रहण कहाँ पे हो रहा होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि पित्त रस का निर्माण वो तो कहाँ होगा? लीवर में। बट इसका जो संग्रहण है एकत्रित कहाँ पे होगा? पित्ताशय में। और पित्ताशय से आगे क्या होगा? इसका स्रावण होगा पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर।
यस या नो? ये तो पहली बात तो कि उसमें 98% वाटर प्रेजेंट होगा। सेकंड नंबर बाइल साल्ट यानी पित्त लवण होगा। पित्त लवण में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट हो सकता है और टेरेकोलेट हो सकता है। और उसके साथ में क्या पढ़ा कि इसके अंदर बाइल पिगमेंट यानी पित्त वर्णक पाए जाते हैं, और पित्त वर्णक है वो मेनली या तो विलीवर्डिन हो सकते हैं या फिर विलीरुबिन। और विलीवर्डिन है वो येलो कलर देता है और विलीवर्डिन है वो विलीरुबिन ग्रीन कलर देता है। और पित्त रस का निर्माण तो कहाँ पे हो रहा है? पित्त रस का निर्माण तो यकृत के अंदर हो रहा है, बट उसका यकृत है वहां से किसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है? पित्ताशय यानी गाल ब्लेडर। अब गाल ब्लेडर उसको संग्रहित करके रखता है। फिर जब लाइपेजेस का वो होता है ना वसा का इमल्सिफिकेशन, उस समय लाइपेजेस की जरूरत पड़ेगी। तो लाइपेजेस को एक्टिव करने के लिए क्या चाहिए? पित्त रस का स्रावण। और पित्त रस फिर वो कौन सिक्रेट करेगा? पित्ताशय सिक्रेट करेगा। ठीक है, इसके साथ में और क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? इसके साथ में प्रेजेंट होती हैं लेसिथिन। कुछ याद आ रहा होगा लेसिथिन कहां पड़ा होगा? एंड कोलेस्ट्रॉल। लेसिथिन क्या है? एक तरीके का फॉस्फोलिपिड है, राइट। और कोलेस्ट्रॉल क्या करता था? जो सेल मेम्ब्रेन है में सेल मेम्ब्रेन के स्थायित्व में काम आ रहा था, राइट। तो ये फॉस्फोलिपिड कहां पे पड़ा था? कि जो मेनली सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की तो होती है। अरे जब हम सेल पढ़ रहे होते हैं तो ये इस टाइप से होती है ना, इसकी ये डबल लेयर होती है। तो यही तो क्या है? फॉस्फोलिपिड से तो मिलके बनी होती है, वही वाला फॉस्फोलिपिड होता है इसके अंदर। ये वाली ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है ये, राइट। तो ये लेसिथिन इसके अंदर कुछ प्रेजेंट होगा और कुछ कोलेस्ट्रॉल होगा। अब अगर कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा बढ़ सकती है, घट सकती है, उससे कुछ डिजीज भी हो सकते हैं। ये बाइल जूस है उसका क्या होगा? केमिकल कंपोजिशन हो गया कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट थे। सबसे पहली बात कि वो 98% वाटर से मिलके बना होता है। बाइल साल्ट हो गए इसमें, पित्त लवण टोरिकोलेट हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, ठीक है। और ये वाले तो कैसे हैं? सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम ग्लाइकोलेट, ये तो ऑर्गेनिक है। यानी मैं यहां पे लिख देता हूं कि पित्त लवण है वो दो टाइप के हो सकते हैं। जो बाइल साल्ट है वो कितने टाइप के हो सकते हैं? ये तो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक का तो मैंने यहां लिख दिया कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट हो गया। और इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक में आप याद रखना जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, NaCl हो गया, ये इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ये इनऑर्गेनिक साल्ट हो गए, राइट। ये कंप्लीट इसका केमिकल कंपोजिशन हो गया, ओके। अब हम क्या करते हैं कि जो पित्त रस है बाइल जूस उसका फंक्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात, ये कहां से निर्माण, इसका फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है? फॉर्मेशन तो लिवर में हो रहा है। इसका सिक्रेशन कहां से हो रहा है? सिक्रेशन हो रहा है गाल ब्लेडर से, राइट।
और ये काम क्या करता है? वसा का पायसीकरण, वसा का पायसीकरण करता है, यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड, राइट। और ये क्या करता है? जो बेसिक मीडियम है, यानी क्षारीय माध्यम, प्रोवाइड करवाता है। फायदा क्या है? अगर ये क्षारीय माध्यम प्रोवाइड करवाएगा तो उससे होगा क्या कि क्षारीय माध्यम पे ही जो अग्नाशय के जूस है, यानी पैनक्रियाटिक जूस, केवल और केवल किस मीडियम में काम करते हैं? क्षारीय माध्यम। और क्षारीय माध्यम कौन करवाएगा प्रोवाइड? बाइल जूस। यानी यहां पे लिख देता हूं मैं कि जो पैनक्रियाटिक अग्नाशय रस केवल क्षारीय माध्यम पर कार्यशील होते हैं। और क्या करते हैं? और ये बाइल जूस है वो जो लाइपेज है उसको सक्रिय करता है, लाइपेज को सक्रिय करता है, लाइपेज को सक्रिय करता है। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइपेज को सक्रिय करेगा तभी तो ये क्या कर पाएगा? वसा का इमल्सिफिकेशन कर पाएगा, राइट। तो ये बाइल जूस का क्या हो गया? फंक्शन हो गया कि इसका लिवर के अंदर तो फॉर्मेशन होता है, संग्रहण कहाँ होता है? गाल ब्लेडर के अंदर होता है। उसके बाद में सिक्रेशन तो हो गया, वसा का पायसीकरण करना इसका काम होता है, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है। क्यों? क्योंकि अग्नाशय रस है उसके जो एंजाइम्स होते हैं वो केवल और केवल किस मीडियम पे काम करते हैं? बेसिक मीडियम। और बेसिक मीडियम का मतलब क्या हो गया? लगभग 7 से 8 pH, राइट। इसको छापो जल्दी से। लिख लिया? जल्दी से छापो इसको। और क्या क्या चीजें होती हैं बाइल जूस के अंदर? और ये डेली, वैसे यहां पे लिख देते हैं ना, यहां पे, हाँ, ये लगभग रोजाना 500 ml पर डे इतना बाइल जूस है वो सिक्रेट होता है। 500 ml पर डे सिक्रेट होता है, राइट। और क्या करता है ये? जैसे बाइल जूस था ना, बाइल जूस, उसके अंदर जो सोडियम बाइल साल्ट थे वो कौन कौन से थे? एक तो ऑर्गेनिक था और दूसरा कौन सा था? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कौन कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक तो जैसे NaHCO3, NaCl, ये वाले जो इनऑर्गेनिक साल्ट है वो तो क्या करेंगे? ये तो क्षारीय माध्यम प्रोवाइड करवाएंगे, क्षारीय माध्यम प्रोवाइड करवाएंगे। और ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में क्या था? सोडियम ग्लाइकोलेट हो गया, सोडियम टेरेकोलेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया। तो ये इसमें क्या क्या थे? सोडियम कार्बोनेट
एंड सोडियम ग्लाइकोलेट। और ये क्या काम करते हैं, जो लाइपेज है, लाइपेजेस के लिए क्या करता है, उसको एक्टिव करवाता है, लाइपेजेस को सक्रिय करवाता है। और यही क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। वसा का पाइशीकरण करने में लाइपेजेस हेल्प करता है, और वो उसको एक्टिव कौन करता है, ऑर्गेनिक साल्ट होते हैं ना, वो इसको एक्टिव करके जाते हैं। यस या नो। अब और क्या था, और इसके अंदर पित्त रस के अंदर क्या था, एक तो लेसिथिन था, एक लेसिथिन था एंड कोलेस्ट्रॉल। आपको याद रखना है कि ये दोनों ही कैसा है, उत्सर्जी प्रकार के पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है। किसके, बाइल जूस के। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बाइल जूस का केमिकल कंपोजिशन हो गया, उसमें कौन कौन से रासायनिक संगठन के अंदर सबस्टेंसेस पाए जाते हैं। लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल उत्सर्जी प्रकार के होते हैं। लाइपेजेस को एक्टिव कौन करता है, उसके बाद में क्षारीय माध्यम प्रोवाइड कौन करवाता है, क्षारीय माध्यम है वो अग्नाशय जूस के रस जो काम करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होगी, किसके बारे में, बाइल जूस के बारे में, राइट। अब देखो अब क्या होता है, पहला काम क्या पढ़ा हमने, प्रमुख काम पढ़ा। अभी तो लिवर का एक काम पढ़ा है कि पित्त रस का श्रावण। इतनी देर तो हम पित्त रस का केमिकल कंपोजिशन देख रहे थे। सेकंड काम क्या होता है, सेकंड काम होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड काम होता है जो कार्बोहाइड्रेट है का पाचन। कैसे करता है, देखो ये यकृत है, ये क्या है, स्टोमस, और ये ग्रहणी है, और ये लिवर है, यकृत। अब ग्रहणी से जो ग्लूकोज बन गया वो कहां पे जाएगा, वो ग्लूकोज है वो यकृत के अंदर जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं, हेपेटिक पोर्टल वैन। यकृत निवाहिका शिरा, उसके माध्यम से ये क्या करेगा, यहां इसके थ्रू जो ग्लूकोज है वो किस में जाएगा, यकृत के अंदर जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने में भी हेल्प कौन करता है, यकृत करता है। और कैसे करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे करता है वो देखो। नंबर 1, ग्लाइकोजेनेसिस एक प्रोसेस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस दूसरा प्रोसेस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस तीसरा प्रोसेस, ग्लूकोनियोजेनेसिस फोर्थ प्रोसेस। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन 4 प्रक्रिया के द्वारा
यकृत है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने में हेल्प करता है। और कुछ जो टर्म्स है पहले मैं उसको समझा देता हूँ ताकि आपको ये जो वर्ड्स है वो समझने में प्रॉब्लम नहीं आए। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो मैं एक काम करता हूँ, देखो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि जो ये जैसे ग्लाइको वर्ड आता है ना, ग्लाइको यानी ग्लाइको, ग्लाइको का मतलब आपको ध्यान रखना है, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लाइकोजन। क्या होता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइको का मतलब आपको क्या ध्यान रखना है? ग्लाइकोजन। और जब ग्लूको आ जाए, ग्लूको, ग्लूको का क्या मतलब है? ग्लूको का मतलब है ग्लूकोज। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ग्लाइको का मतलब ग्लाइकोजन, ग्लूको का मतलब ग्लूकोज। अब पीछे वाला वर्ड है ना उसका भी मीनिंग ध्यान रखना। जब भी जेनेसिस आ जाए, क्या आ जाए? जेनेसिस। जब भी जेनेसिस आ जाए तो जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन होना, निर्माण होना। जेनेसिस का मतलब निर्माण होना। तो ग्लाइको का मतलब क्या बोला? ग्लाइकोजन। और जेनेसिस का मतलब क्या बोला? कि निर्माण होना। तो हमें करना क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर जो ग्लाइकोजेनेसिस है उसमें क्या करना है? ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर ग्लाइकोजन का निर्माण करना है। तो ग्लाइकोजन का निर्माण कैसे होगा? ग्लूकोज से क्या बनेगा? ग्लाइकोजन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ग्लाइकोजन ही क्या है? लिवर का संग्रहित पदार्थ है, यानी यही लिवर में संग्रहित होता है। यानी भोजन किस रूप में संग्रहित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। भोजन किस रूप में संग्रहित रहता है? ग्लाइकोजन रूप में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये ग्लाइकोजन बाद में काम आएगा, हमें जरूरत पड़ेगी तब ग्लाइकोजन काम आएगा। तो ग्लाइकोजन है वो संग्रहित रहता है। और कौन से प्रोसेस? ग्लाइकोजेनेसिस। सेकंड नंबर, ग्लाइको का क्या मतलब बताया मैंने? ग्लाइकोजन। नियोजेनेसिस, यानी यहां पे भी क्या करना है हमें? यहां पे भी मुझे बनाना तो क्या है? ग्लाइकोजन ही है, लेकिन यहां पे सीधा ग्लाइकोजन नहीं बन रहा है। तो नियोजेनेसिस का मतलब यानी जो नॉन अकार्बनिक, नॉन कार्बोनिक, अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि फैटी एसिड हो गया, वशीय अम्ल या लैक्टिक एसिड, ये कैसे हैं? अकार्बनिक है। अकार्बनिक पदार्थ से अगर ग्लाइकोजन बन रहा है, अकार्बनिक पदार्थ है, उससे हमें क्या बनाना है? उससे हमें ग्लाइकोजन बनाना है। अकार्बनिक पदार्थों से अगर ग्लाइकोजन बन रहा है तो क्या है? इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोनियोजेनेसिस। और यही ग्लाइकोजन के नव निर्माण की प्रक्रिया है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि ये क्या है? ग्लाइकोजन के नव निर्माण की प्रक्रिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नव निर्माण यानी कि नया ग्लाइकोजन तो किससे बन रहा है? इसी से तो बन रहा है। ये तो कहां से आया होगा? ये जो ग्लूकोज है वो कहां से है?
डायरेक्टली आया है भाई। ये जो ड्यूडेनम का पार्ट है वहां से सीधा ग्लूकोज आया है, वहां से जो ग्लाइकोजन बना है वो तो संग्रहण का काम करेगा, संग्रहित रहेगा भोजन के रूप में। लेकिन नया ग्लाइकोजन बनेगा किससे? नया ग्लाइकोजन फैटी एसिड या लैक्टिक एसिड से बनता है। तो तीसरा ग्लाइको, इसका मतलब ग्लाइकोजन। लेकिन जेनोलाइसिस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब क्या होता है? तोड़ना। लाइसिस का मतलब तोड़ना होता है। तो यहां पे क्या करेंगे? ग्लाइकोजन को तोड़ने वाले हैं हम यहां पे, यानी ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब ग्लाइकोजन है उसको मुझे तोड़ना है। तो ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या निर्माण हो जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा। अगर ग्लाइकोजन से पुनः ग्लूकोज का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनोलाइसिस, राइट। अब ग्लाइकोजेनोलाइसिस की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें क्या बनाना है? ग्लूकोज वापस। इसका मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई है। तो क्या होगा कि ब्लड, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई है भाई, तभी तो ये काम करेगा। जब ग्लूकोज बन जाएगा तो वो ग्लूकोज ब्लड के अंदर चला जाएगा, तो वहां पे मेंटेन हो जाएगी चीजें। फिर अंतिम पड़ाव क्या है भाई? ग्लूको, यानी कि ग्लूकोज बनाना है मुझे। ग्लूको का मतलब क्या है? ग्लूकोज। ग्लूको का मतलब ग्लूकोज। यस या नो? तो पहले, अच्छा हाँ ये हो गया। ग्लूको इसका मतलब ग्लूकोज, और नियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज बनाना है। तो ग्लूकोज किससे बनाएंगे हम? ग्लूकोज बनाएंगे फैटी एसिड, वसीय अम्ल यानी इनऑर्गेनिक पदार्थ। इनऑर्गेनिक पदार्थ से अगर हमें ग्लूकोज बनाना है, और भाई अच्छा हाँ, ये जो ग्लाइकोनियोजेनेसिस था, तो ग्लाइको का मतलब तो क्या बोला था? ग्लाइकोजन बनाना है। बट फैटी एसिड क्या है? इनऑर्गेनिक। लेकिन फैटी एसिड से जब ग्लूकोज बनाते हैं तो उस प्रोसेस को तो हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, और हमें ग्लाइकोजेनेसिस करना है ना, तो हमें ये हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मैं बता देता हूं आपको, कि यहाँ पे बनेगा तो वही ग्लूकोज ही बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा? जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बना। बस ये मैंने पहले ही भी बोला था कि लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बन रहा है। बट अगर फैटी एसिड इनऑर्गेनिक पदार्थ है, यस या ना, वसीय अम्ल है, तो इनसे अगर ग्लूकोज बन रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस है तो ग्लूकोज बन रहा है, ये ग्लूकोज के नवनिर्माण की प्रक्रिया है। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज के नवनिर्माण की प्रक्रिया, नवनिर्माण की प्रक्रिया। तो ग्लाइकोजन के नवनिर्माण की प्रक्रिया क्या थी? दिस इज ग्लाइकोनियोजेनेसिस। यानी जब नियोजेनेसिस आ जाए, इसका मतलब है कि वो नवनिर्माण की प्रक्रिया है। अगर ग्लूको आगे आ जाए तो वो ग्लूकोज के नवनिर्माण की प्रक्रिया है। अगर ग्लाइको आगे आ जाए तो इसका मतलब वो ग्लाइकोजन के नवनिर्माण की प्रक्रिया है। तो ये इस तरीके से क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है।
यस या नो? इसको छापो जल्दी से। छाप लिया? हमने कौन कौन से काम देख लिए? प्रमुख कार्य देखा। प्रमुख कार्य में क्या देखा? वो बाइल जूस का फॉर्मेशन कर रही है। सेकंड क्या देखा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। अब थर्ड देखो, तीसरा क्या काम होता है? वसा का संग्रहण। वसा का संग्रहण। यहां पे हम लिख देते हैं कि ये लिवर वसा का अल्प मात्रा के अंदर क्या करता है? संग्रहण करता। यानी लिवर वसा का अल्प मात्रा में संग्रहण करता है। राइट? अगर मान लीजिए कि जो यकृत है उसके अंदर वसा का मात्रा है वो बढ़ गया, जो शराब पीने वाले व्यक्ति होते हैं, यानी शराब पीने वाले व्यक्ति यों में वसा का, एक मिनट, संग्रहण, वसा की मात्रा अधिक हो जाती है। और इससे एक डिजीज हो जाता है, कौन सा? एल्कोहलिक सिरोसिस। एल्कोहलिक सिरोसिस। एल्कोहलिक सिरोसिस क्यों होता है? क्योंकि वसा का मात्रा है वो बढ़ जाता है लिवर के अंदर, इसलिए ये कुछ मात्रा में क्या कर रहा है? लिवर वसा का संग्रहण भी करता है। राइट? अब और क्या करता है? फोर्थ नंबर, ये विएमिनीकरण का काम करता है। डीएमिनेशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो लीवर है वो क्या करता है? डीएमिनेशन। राइट? वसा क्या काम करता है? वसा क्या काम करता है? डीएमिनेशन का काम करता है, यानी विएमिनीकरण बोलते हैं ना हिंदी में, विएमिनीकरण एंड यूरिया फॉर्मेशन। यूरिया फॉर्मेशन यानी यूरिया निर्माण। क्या मतलब हुआ? वसा डीएमिनेशन कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वसा एमिनो एसिड होता है। प्रोटीन जब पाचन हो जाता है प्रोटीन का, तो वो प्रोटीन है वो किस में टूटता है? पेप्टॉन्स यानी पेप्टाइड में। और जब पेप्टाइड टूट जाते हैं तो उससे एमिनो एसिड बनता है, और एमिनो एसिड का एमीन ग्रुप होता है ना, वो क्या है? अमोनिया है। तो एमिनो अम्ल से अमोनिया का पृथक्करण करना क्या है? डीएमिनेशन है। एमिनो अम्ल से अमोनिया का पृथक्करण। राइट? यानी एमिनो अम्ल से अमोनिया NH4+ का पृथक्करण कौन करता है? यकृत, लिवर। अब अगर जो एमिनो एसिड है उससे हमने क्या अलग कर दिया है? हमने यानी कि यकृत ने अमोनिया को अलग कर दिया है।
यानी ये क्या, ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ये वाला प्रोसेस तो हो गया डीएमिनेशन। यस, लेकिन ये क्या करेगा, डीएमिनेशन के बाद में जो अमोनिया है, अमोनिया को किसमें भेजेगा, वो लिवर में ऑर्निथिन साइकिल के अंदर भेज देगा। ये क्या करेगा, ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल में भेजेगा। ठीक है, ऑर्निथिन साइकिल में क्या करेगा, जो ये अमोनिया है, ये क्या है, ये अमोनिया था, ये अमोनिया है, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, ऑर्निथिन साइकिल अमोनिया को क्या कर देगा, यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा, यूरिया बन जाएगा। और यही क्या है, यूरिया फॉर्मेशन। अब देखो, अगर मान लीजिए कि जो डीएमिनेशन है वो करता कौन है, लिवर करता है, और फिर क्या यूरिया का निर्माण होता है, यस या नो, तो वो होता कहाँ पे है, वो यकृत के अंदर होता है। डीएमिनेशन का मतलब जो एमाइनो एसिड है, एमाइनो एसिड से एमिनो समूह यानी कि जो NH4 है, अमोनिया, अमोनिया को अलग कर दिया, वो अमोनिया को अलग करके ऑर्निथिन साइकिल में भेज दिया, यूरिया बन गया। और यूरिया ही हमारा क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। ये क्या है, उत्सर्जी पदार्थ। अरे मतलब जो यूरिन बोलते हैं ना अपन, मूत्र, वह यूरिया के रूप में तो होता है ना, यूरिन। ठीक है, अब देखो ये काम कौन कर रहा है, यकृत। अगर मान लीजिए यकृत के अंदर क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया, यकृत में प्रॉब्लम हो गया, डीएमिनेशन नहीं होगा। अगर डीएमिनेशन नहीं हुआ तो क्या एमिनो एसिड से अमोनिया पृथक होगा? अगर अमोनिया पृथक तो हो जाएगा, डीएमिनेशन तो हो जाएगा, लेकिन डीएमिनेशन के बाद में सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, जो ऑर्निथिन साइकिल है वो कहां चलता है, लिवर में, और वो ऑर्निथिन साइकिल संदमित हो जाएगा। अगर ऑर्निथिन साइकिल संदमित हुआ तो जो अमोनिया है वो यूरिया के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। अगर यूरिया नहीं बना तो अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है। तो यहां पे लिख देता हूं कि जो अमोनिया है वो हाईली टॉक्सिक, अत्यधिक विषैला। अगर लिवर खराब हो गया, यानी मैं यहां पे कंडीशन लिखता हूं कि अगर लिवर वो क्या हो गया, खराब हुआ, तो ऑर्निथिन साइकिल नहीं चलेगा, ऑर्निथिन साइकिल नहीं, ऑर्निथिन साइकिल नहीं, तो जो अमोनिया है वो यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी नहीं, और यूरिया नहीं बनेगा। अगर यूरिया नहीं बना तो जो NH4 प्लस जो अमोनिया है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु। क्यों? क्योंकि अमोनिया बहुत ज्यादा क्या है, विषैला पदार्थ है, विषैला, टॉक्सिक, हानिकारक होता है। राइट? तो ये कंप्लीट इसका क्या हो गया, डीएमिनेशन और यूरिया फॉर्मेशन। ये तो अभी चौथा काम हुआ, बहुत सारे काम होते हैं, तो इसको जल्दी से छापो आप एक बार। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब इतना इंटरेस्टिंग है कि
जो भी इससे आराम से पढ़ लेगा, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, नीट का हो, किसी भी अदर एग्जाम हो, लिवर के बारे में क्वेश्चंस आ जाए तो कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, समझे। राइट, हो गया। और क्या काम करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो 4 नंबर काम हो गया था, अब क्या है 5। ये क्या करता है, रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, रक्त का शुद्धिकरण करता है। रक्त का शुद्धिकरण का क्या मतलब है कि जो प्लिया है अपना, प्लिया व यकृत दोनों मृत, जो मृत ब्लड सेल होती है, मृत रक्त कोशिका को, जो मैक्रोफेजेज होती है ना, भक्षकाणु क्रिया, उसके अंदर भेज करके इसको क्या कर देता है, मैक्रोफेज। भक्षण द्वारा नष्ट कर देती है। भाई नष्ट कर दी तो रक्त के अंदर थी मैक्रोफेजेस, जो रक्त की मृत कोशिकाएं वो क्या काम की, अनावश्यक होगी, उसको मैक्रोफेजेस के अंदर ये क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। और मैक्रोफेजेस तो किसमें, प्लिया, और यकृत में कौन सी होती हैं, कुफर सेल होती है, कुफर सेल। यकृत की मैक्रोफेजेस कौन सी है, कुफर सेल। किसकी है, यकृत की। राइट, ये इसका 5वां काम। उसके बाद सिक्स नंबर में लिखना है आपको विटामिन संश्लेषण। भाई यकृत कौन कौन से विटामिन का संश्लेषण करती है, यकृत जो विटामिन ए है उसका सिंथेसिस करती है, संश्लेषण। और ये कैसे करती हैं, जो बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन, अरे भाई बीटा कैरोटीन है, उसको विटामिन ए में कन्वर्ट कर देती है। और बीटा कैरोटीन सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, गाजर में, या जो गोल्डन राइस होते हैं, चावल, सुनहरे चावल, सुनहरे चावल और गोल्डन राइस बोल दो या गाजर, इनमें सबसे अधिक क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है। और ये क्या करता है, यकृत उसके साथ में विटामिन ए, डी, ई, के और विटामिन B12 का संग्रहण करते हैं। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब कौन सी विटामिन छूट गए हैं, बी और सी। तो मैं ये बोल सकता हूं ना, ये वसा के अंदर घुलनशील विटामिन को या तो सिंथेसिस करता है या फिर संग्रहण करता है। तो कौन से हो गए, वसा में विलय, वसा में विलय विटामिन। राइट, तो वाटर के अंदर कौन से विलय होते हैं, वाटर क्या होता है, याद रखने के लिए W फॉर वाटर, BC, WBC होती है ना अपनी व्हाइट ब्लड सेल, तो उसको याद रखने के लिए तरीके W फॉर वाटर, B और C, विटामिन B और C वाटर के अंदर घुलनशील, तो वाटर वाले इसके अंदर नहीं है। तो इसका काम रक्त का प्यूरिफिकेशन और विटामिन
सिंथेसिस। लिखो इसको जल्दी से। अब लगभग यकृत के कार्य खत्म होने वाले हैं, यानी कि लगभग हम अंत तक पहुंचने वाले हैं। और क्या करता है, और ये चलो ऐसे ही लिख देते हैं ना अब तो। ओके, भ्रूणावस्था में क्या करता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण करता है। आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण कौन करता है, लिवर। और क्या करता है, यॉर्क सैक होता है ना, उसका निर्माण करता है। और क्या काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिटॉक्सिफिकेशन, निराविषीकरण। यानी अगर हमारे शरीर में कोई हानिकारक पदार्थ आ जाता है, विषैले पदार्थ, उसका विषहीन पदार्थ के अंदर कन्वर्ट कौन करता है, लिवर का काम होता है, राइट। और क्या करता है, हेपेरिन सिंथेसिस। और हेपेरिन क्या करता है, रक्त स्कंदन कारक है। ये क्या है, प्रतिस्कंदन कारक, प्रतिस्कंदन कारक है। और इसका मतलब क्या है, ये रक्त के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनने देती। अरे भाई जैसे देखो, जब तक हमारे शरीर में किसी तरीके की बाह्य चोट नहीं लगती है, बाह्य किसी हानिकारक पदार्थ से हमें नुकसान नहीं होता, तब तक जो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, उसमें ब्लड का थक्का नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि हेपेरिन है, वो रक्त का थक्का नहीं जमने देता, रक्त का थक्का नहीं जमने देता, राइट। और रक्त का थक्का बनता किसे है, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन। तो वो भी कौन निर्माण करता है, यकृत। प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन। और ये क्या करते हैं, ये रक्त का थक्का बनाते हैं, रक्त का थक्का बनाते हैं। अब रक्त का थक्का बना रहे हैं ना, तो उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन। और इसके लिए फैक्टर कौन कौन से हुए, फैक्टर, अरे रक्त स्कंदन कारक कौन कौन से, मतलब यहां पे लिख देता हूं ना, रक्त स्कंदन कारक। भाई क्वेश्चन आया हुआ है, कौन कौन से होते हैं, 1 2 5, अरे भाई 3 कहां लिखा है, 5 7 9 एंड 10। ये वाले रक्त के थक्का बनने में हेल्प करते हैं। रक्त स्कंदन कारक कौन से होते हैं, 1 2 5 7 9 और 10। ये आपका क्या हो गया है, कंप्लीट, लिवर कंप्लीट हो गया। यानी लिवर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो कंप्लीटली आपके सामने मैंने बता दी है। उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं डिटेल के अंदर बात करिए, पूरा एक लेक्चर लिया है हमने भाई, एक पूरा लेक्चर किस पे लिया है, लिवर के ऊपर ले लिया है। पूरा लिवर बहुत ज्यादा डीप पढ़ाया है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं।
तो आज हमने किसके बारे में कंप्लीट पढ़ लिया? लीवर के बारे में पढ़ लिया, पित्त लवण के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस तरीके से होता है वो कंप्लीट पढ़ लिया। और लीवर है, लीवर इसका निर्माण किससे होता है? एंडोडर्म से, एंडोडर्म से उत्पत्ति, एंडोडर्म से इसकी क्या होती है? उत्पत्ति। और ये कैसे हैं? बाइलोब्ड हैं। तो राइट साइड में ये हो गया, यकृत राइट साइड में होता है, ये द्विपालित होता है। कैसा? द्विपालित। और दोनों पालियां फैल्सीपुरम लिगामेंट से जुड़ी होती है। यस, ये अपना क्या हो गया? लिवर कंप्लीट हो चुका है। लिवर क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमने लिवर के बारे में डिटेल से बात करी है, राइट। कल हम क्या करेंगे? पैनक्रियाज के बारे में डिटेल से बात कर देंगे, फिर जो ड्यूडेनम है उसका क्या फंक्शन होता है उसके बारे में बात करेंगे, राइट। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हुआ होगा। तो अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो लाइफ साइंस रेप्लिकन एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और एंजॉय करिए आराम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।